सोहेल बड़ाई साहब हैं, बहुत ज्यादा नाकिद रहे इमरान खान साहब के, और बहुत ज्यादा, और इसी तरीके से कुछ और दानिश्वर भी हैं। तो सोहेल बड़ाई साहब ने एक बात की है, वो कुछ दिनों से जरा थोड़े से उन्होंने भी अपनी शिफ्ट की है, अपना बयानिया चेंज किया है, और खास तौर पे ऐसे प्रोग्राम्स में वो जा रहे हैं जो इमरान खान साहब का मजाक उड़ाते थे, और अब वहां जाके ये बात कही जा रही है कि नहीं, इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बहुत बिल्कुल सही जेन्युइन मकबूलियत है। अब कबूलियत हो ना हो, मकबूलियत कबूलियत पे हावी हो चुकी है। फिर ये भी कहा गया इमरान खान साहब के बारे में कि जनाब उनके बगैर, क्योंकि ये भी तस्लीम कर लिया उन दोस्तों ने जो स्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जो इंजीनियर शरीफ साहब के साथ जुड़े हुए थे, जो रायबैंड के साथ जुड़े हुए थे, अब वो सारे लाइन चेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान से ज्यादती हुई है, इमरान खान बहुत पॉपुलर है, अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा, और अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो भी ये हुकूमत बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब हुकूमत की खामियां बताई जा रही हैं, ये सारी की सारी बातें आ रही हैं। मेरे सामने सोहेल बड़े साहब का एक और मौजूद है जी, ताजा तरीन। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूं, और मैंने हमेशा ये कहा कि इसे जेल से बाहर निकलना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। ये सोहेल बड़ाई साहब ने लिख दिया है, बयान कर दिया है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हवाओं का रुख क्या चल रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त ना हम सफर कर रहे हैं, इस नुक्ते पे मैं आपकी राय लेना चाहूंगा जनाब इमरान रियाज साहब से। तो उनसे मैं जरा पूछता हूं चलते चलते कि क्या वो क्या कहते हैं सोहेल बड़ाई साहब के मामले में ना। हाँ जी बिल्कुल। देखिए साबर भाई, ये सोहेल बड़ाई साहब का इस मौके पर ये बातें करना, ये मेरी समझ से तो अभी तक बाहर है। यानी इन्होंने इलेक्शन से पहले, आपको याद होगा, एक बयानिया बनाया था सोहेल बड़ाई साहब ने, और इनका ये मानना था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बुरी तरह इलेक्शन हार जाए। जी हाँ बिल्कुल। और ये कहते थे कि तहरीके इंसाफ का तिया पांचा हो गया है और इंतखाबी निशान उनके पास है नहीं, तो ये बहुत बुरी तरह हारेंगे। तो इनका वो बयानिया गलत साबित हुआ, उसके अंदर ये झूठे साबित हुए, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सपोर्ट किया। फिर इमरान खान साहब की कैद के हवाले से सोहेल बड़ाई साहब ने हमेशा जस्टिफाई किया, उन्होंने हमेशा कीड़े निकाले मजलूम में। बड़ाई साहब ने इमरान खान साहब के हालात के लिए इमरान खान साहब को और उनके साथ मार खाने वाले बाकी लोगों को जिम्मेदार करार दिया। फिर ये बड़ाई साहब वही शख्सियत है जिन्होंने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी पे काफी ज्यादा तनकीद की, बहुत ज्यादा निश्तर उनके ऊपर चलाए, एक खातून को इन्होंने टारगेट किया। फिर जिस तरीके से ये मजाक उड़ाते रहे मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, तो बड़ाई साहब ने जो है ना पूरा साथ दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, और उस वक्त तक साथ दिया जब तक इन्हें लगता था कि इमरान खान को तोड़ दिया जाएगा, उससे माफी मंगवा ली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि अब इसमें लगता वाली बात ही है, यानी मैं शोर शॉर्ट तो कह नहीं सकता कि सोहेल बड़ाइच को एक्चुअली हुआ क्या अचानक से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोहेल बड़ाइच की हिम्मत जवाब दे गई है, और उन्हें यह बात समझ आ गई है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए आसिम मुनीर साहब ने दिन रात एक किया है, वो आदमी नहीं टूट रहा। और इसकी एक रीजन और भी हो सकती है साबिर भाई, ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि सोहेल बड़ाइच साहब को आप कभी भी जब भी नून लीग के साथ ब्रैकेट करेंगे ना, तो आप गलती करेंगे। बड़ाइच साहब का जो असल ताल्लुक है वो आसिफ अली जरदारी के साथ। बड़ाइच साहब आप बड़ी बारीक वारदात डालते हैं, ये करते हैं बैलेंस पता कैसे है, ये कभी एक आधा कॉलम लिखेंगे नून लीग पे तनकीद करेंगे, एक आधा कॉलम लिखेंगे पीटीआई पे तनकीद करेंगे, और ये इससे साबित करेंगे कि बड़ाइच साहब न्यूट्रल है, लेकिन असल में न्यूट्रल नहीं है। इनके ताल्लुकात है आसिफ अली जरदारी के साथ, और आज आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब को प्रॉब्लम आ रही है कुछ चीजों में। नंबर एक, जो उनके जजेस के उन्होंने नाम दिए थे, वो जजेस की तैनातियां नहीं मिली। फिर बिलावल को बड़ा शिकवा है कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई है, यहाँ पे आजाद कश्मीर में हमारे साथ जुल्म किया गया है, हमें जो मिलना चाहिए था आजाद कश्मीर में वो हमें नहीं मिला, और जो हमारे साथ बातें किए गए वो पूरे। आपको और याद दिलाऊं मैं
کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد 2024 میں الیکشن ہوا تو شروع کا یہ تھا، اور یہ فارمولا حکومتی لوگ خود بتا چکے ہیں، شروع کا جو پہلا فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ آدھا ٹائم شہباز شریف اور آدھا ٹائم یہ بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے، 50-50 یہ 50-50 کا ایک فارمولا تھا، لیکن وہ فارمولا جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ دیا گیا، اور اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ فیورٹ پرائم منسٹر بن گئے، پرابلم ہوگی۔ تو آپ یاد رکھیں جیسے انصار عباسی فوراً اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں نا، جیسے ہی میاں صاحب کو پرابلم ہوتی ہے، ہاں جی تو اسی طرح جیسے ہی زرداری کو پرابلم ہوگی نا، جب اسٹیبلشمنٹ سے یا سسٹم سے، تو آپ دیکھیں گے کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا انقلاب نکال کر لے آئیں گے۔ مجھے یہ معاملہ اس سے جڑا ہوا لگتا ہے، ورنہ وڑائچ صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت ان کے اندر سے یہ جذبات کیسے جاگے کہ وہ یہ بات بول دیں کہ جناب عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے اور قبولیت پیچھے رہ گئی ہے، مقبولیت آگے نکل گئی ہے، عمران خان چھوڑے گا نہیں، عمران خان ہرا دے گا، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا۔ پھر آپ ایک اور بات غور کریں، ان کا ایک انٹرویو کے کچھ کلپ چل رہے تھے، پورا انٹرویو تو میں نے نہیں سنا، منصور علی خان صاحب جی انہوں نے انٹرویو کیا تھا سہیل وڑائچ صاحب کا، تو منصور نے بڑے اچھے کوسچنز کیے، اس میں نا میں نے ایک بات نوٹ کی اور آپ بھی غور کیجئے گا کہ اس میں وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا، اس میں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق یہ مان ہی نہیں سکتے کبھی بھی سہیل وڑائچ صاحب، کیونکہ ان کے زرداری کے ساتھ زرداری صاحب کی بیٹی کی شادی تھی نا، تو مجھے یاد ہے کہ 2 صحافی انہوں نے بلائے تھے غالباً، ایک حامد میر صاحب کو اور ایک سہیل وڑائچ صاحب، جی ہاں جو ان کے اور بہت قریبی لوگ بھی ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج یہ پلوشا بہرام نے کہا ہے کہ دھاندلی سے کشمیر میں حکومت بنائیں گے تو حکومت کے نیفے میں پستول چل جائے گا۔ یہ نیفے میں پستول چلایا تھوڑا سا، پستول تو نہیں ان کے پاس ہے، ہاں جی لیکن نیفے میں شرلی چلائی ہے سہیل وڑائچ صاحب نے، تو یہ مجھے اس سے جڑا ہوا لگتا ہے کیونکہ ان کی وفاداری اور ان کی محبتیں جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے ساتھ۔ جی، اور آگے بھی ایک اور خبر بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور خبر آئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو آنکھوں کا معاملہ ہے وہ بہت ہو چکا ہے، سنجیدہ ہے، اور اس کے بارے میں مستند رپورٹس بھی موجود ہیں۔ اب عظمیٰ بخاری ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی نظر 30-35 سال کے لڑکوں سے بھی اچھی ہے، اور اب یہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی اب ایک اور بات سن لیں، حسن مرتضیٰ صاحب ہیں کہ پنجاب خواتین کی حکمرانی میں چل رہا ہے، اگر وہ اپنی جینڈر کا دفاع نہیں کر سکتے تو دوسروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہ جو عمران بھائی بات کر رہے تھے، اس لیے اس کا بتانا یہ آپ ضرور نے تھا۔ عثمان بخاری کی بات کی نا صابر جی ہاں، تو انہوں نے نا لکھ کر دیا ہوا ہے ایک کیس میں عدالت میں، جی یہ ڈوب کے مر جانا چاہیے نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو جنہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے پنجاب میں، کہ ان کی انفارمیشن منسٹر اس لیے لاہور کی ایک عدالت میں نہیں جا رہی پچھلے 9 مہینوں سے، 11 مہینے ہو گئے غالباً، 11 مہینوں سے وہ لاہور کی ایک عدالت میں صرف اس لیے نہیں جا رہی، ان کی اپنی انفارمیشن منسٹر سیکورٹی ساتھ ہونے کے باوجود پنجاب کے کیپٹل کے اندر وہ عدالت میں نہیں جا رہی، اور عدالت میں اس نے لکھ کر دیا ہے کہ میری جان کو خطرہ، میں عدالت میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور یہ تو بے شرمی کی حد تک ان کو جو ہے وہ ڈوب مرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی ایک منسٹر لاہور میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی، تو عام آدمی اپنے آپ کو کیسے محفوظ سمجھے گا؟ اتنے کو 3000 بندہ انہوں نے سی سی ڈی کے ذریعے مار دیا، بندے مار انہوں نے تباہیاں پھیر دی، اور آج بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ ایک صوبائی وزیر یہ کہتی ہے، اور لکھ کر وہ لیٹر میں دوں گا صابر بھائی آپ کو، وہ لکھ کر ایک صوبائی وزیر یہ کہتی ہے کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے، میں لاہور کی ایک عدالت میں نہیں آ سکتی، اندازہ کریں۔ تو یہ تو معاملات چل رہے ہیں، تو اب آتے ہیں جی سم اپ کرتے ہیں یہیں پہ معاملات کو، کیونکہ ایک خبر ہے، کیونکہ کہا جائے کیوں کولیپس کیوں کر گیا جی یہ سسٹم، اب کہہ رہے ہیں نہیں سسٹم نہیں کولیپس کر گیا، حکومت کریش کر گئی ہے، خبر ہے، اور ہمارے ماہرین معیشت ہیں اس وقت، اور بلکہ ماہرین معیشت نہیں، سوری، ہاں ماہرین معیشت بھی کہہ سکتے ہیں، سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے میاں ابو ذر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو گورنمنٹ یعنی کہ ہماری حکومت آئی ایم ایف کو ایک
घंटे में 1 अरब रुपया सूद अदा कर रही है। हर घंटे में 24 घंटों में 24 अरब रुपया, यानी एक दिन में 24 अरब रुपया सूद अदा किया जा रहा है। और अब ये तो सूद है, जबकि एक दिन में 24 अरब सूद दिया जा रहा है और एक दिन में 20 अरब रुपया कर्जा लिया जा रहा है। ये आप खुद अंदाजा कर लें कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का विजन 2024 कैसा विजन था कि पाकिस्तान को वकालत के शोबे में, सहाफत के शोबे में, अदालत के शोबे में, शुजात के शोबे में और मईशत में, मुआशरत में, जमहूरियत में तहस नहस करके चला गया। एक दिन में इमरान भाई, एक दिन में 24,000 अरब बनता है जी, 24 अरब रुपया, 20 अरब रुपया कर्जा लेके 24 अरब रोज का, हाँ जी, महीने का आप लगा लें तो साबिर भाई ये बन जाता है आपका लगभग 700 अरब से ज्यादा। जी, साल का आप लगाएं तो ये 2800 अरब, ये तो बहुत 28 अरब डॉलर, 28 अरब डॉलर। तो ये है मामला जनाब, यह सूरत हाल। तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ये विजन 2024 मुबारक हो, और जितना ज्यादा देर तक वो इसको सीने से लगाए रखेंगे तो इस जहाज ने तो डूबना है, आज नहीं तो कल। और बयान पता है क्या है जी, यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। और साबिर भाई एक हाँ जी, देखिए सादी सी बात जी, जब तक पाकिस्तान को बंदों की तरह नहीं ना चलाएंगे, जी, जब तक पाकिस्तान को जैसे दुनिया चलती है ना, नॉर्मल मुल्क पूरी दुनिया में चलते हैं, जब तक पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्कों की तरह नहीं ना चलाएंगे, ये नहीं चलता। ये आप चाहे डंडे लगाएं, चाहे सोटियां लगाएं, चाहे आप जो मर्जी करें, आप जो मर्जी खांचे मारें, कुछ भी करें, मुल्क नहीं चलता जब तक के मुल्क को आप मुल्कों की तरह नहीं चलाएंगे। नॉर्मल तरीके से मुल्क को चलाएं, मुल्क चलेगा। आप कभी सर ऊपर टांगे नीचे, कभी ये हरकत कभी वो हरकत, ये इस तरह नहीं चलेगा मुल्क। इसको मैं सादा कर देता हूं जी। हमने पिछले 46 साल से 46 ईयर्स 1980 से हम क्या चला रहे हैं, हम सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे अपने आप को जगह बनाई हुई है कि जी सिक्योरिटी स्टेट है। और सिक्योरिटी स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, 1980 से 20 साल पिछली सदी के और क्वार्टर सेंचुरी इस सदी की, और ये टोटल बन जाते हैं। साबर भाई टीटीपी हमारे गले पड़ी है सर, वही दाइश हमारे गले पड़ी है, अब हौसी भी हमने अपने गले ली है। हमने किस किस की लड़ाई हमने लड़नी है? पहले अमेरिका के लिए हम 10 किस्म की दहशतगर्द तंजीमों से लड़े हैं, अब हम गल्फ में जाएंगे, वहां अरबों के लिए हम और दहशतगर्द तंजीमों से लड़ेंगे। ये सारी दहशतगर्द तंजीमों से लड़ने का ठेका हमने उठाया हुआ है, हमारे बच्चे शहीद होंगे हर जगह पे। देखें, ये ख्वाजा आसिफ ने कह दिया था कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ ये इत्तेहाद बना है और दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासिर है। आपको क्या लगता है कि ये जो टीटीपी है, इससे लड़ने के लिए तुर्की के या सऊदी अरब के फौजी यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल नहीं, तो फिर हम ही जाएंगे ना। तो ये बात है, सिक्योरिटी स्टेट से हटकर हम इकोनॉमी स्टेट की तरफ आ जाए, बिल्कुल ठीक है ना जी। ये इस तरफ आए और जिए एक नॉर्मल, जो इमरान भाई बात कर रहे थे, एक नॉर्मल स्टेट की तरह। हमने आज तक क्या बेचा है? हमने बेचा जिहाद। हमने जिहाद के नाम पे कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंगों में कभी एक के इत्तेहादी, कभी दूसरे के इत्तेहादी, कभी तीसरे के इत्तेहादी। तो जब तक हम अपने आप को नॉर्मल स्टेट की तरफ नहीं लेके जाएंगे, और इमरान खान ने जो पेपर डॉक्यूमेंट तैयार किया था सबने मिलकर कि हम सिक्योरिटी स्टेट से निकलें और इकोनॉमी स्टेट की तरफ जाएं। 70 साल से हम लड़ रहे हैं, 70 साल कौन सा इलाका हमने फतह किया? हमने तो, बल्कि फतह तो क्या करना है, हमने लूज की है। तो 70 साल से फिर लड़ क्यों रहे? इतनी लड़ने की प्रैक्टिस दुनिया में किसी की नहीं है जितना हम लड़ पड़े। हमने लड़ के मत मारी गई हमारी। हमने कौन सा इलाका फतह किया है? हमने सारे दिए हैं अभी तक तो, बदकिस्मती की बात है, हमने दिए हैं। और हर दो सूरतों में आधा मुल्क गंवा दिया। और इस वक्त तकरीबन जी पाकिस्तान का 50% से ज्यादा इलाका बलूचिस्तान है, वो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। कश्मीर में हमने खून की होली खेली है, और खैबर पख्तूनख्वा का हम तिया पांचा करने वाले हैं, और सिर्फ एक पंजाब बचता है। पंजाब में सीसीडी और उन्होंने जो की है, तबाही मचाई है, ये सारी चीजें हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे। फिल वक्त यहाँ से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।